किसी एक साइड के हाथ पैर में झिनझिनाहट होना, कमज़ोर हो जाना, उठना नहीं, मूवमेंट का बंद हो जाना, देर रात तक को बाहर न निकलें, या फिर आपको बाथरूम वगैरह जाना है तो पूरे हिफाजत के साथ ठंड से बच कर जाएं। और वो लोग कुछ दिन दवा खाकर छोड़ देते हैं, दवा नहीं खाते हैं। अब अज्ञानता के कारण ज़्यादातर ये बीमारी होता है। अवेयरनेस का कमी है अपने समाज में, जो इस ठंड से भी ज़्यादा इसका कारण है। ठंड में होने का सबसे बड़ा कारण बीपी का बढ़ना होता है। कोई गरिष्ठ भोजन का सेवन न करें, फास्ट फूड का सेवन न करें, ये सब नुकसान करता है। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हमारे साथ में एजी हेल्थ केयर के डायरेक्टर और नीमा के सचिव डॉक्टर एस एम मिन्नतुल्लाह सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि एक्सपर्ट न्यूज़ की तरफ से आप आए। सर, इन दिनों ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में स्ट्रोक, पैरालिसिस जो होती है, इसके शिकार बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं। क्या कारण है सर कि ठंड के मौसम में पैरालिसिस की शिकायतें ज़्यादा आती हैं? देखिए, पैरालिसिस जिसको स्ट्रोक कहते हैं, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हाथ पैर में इसका जो सिम्टम है, किसी एक साइड के हाथ पैर में झिनझिनाहट होना, कमज़ोर हो जाना, उठना नहीं, मूवमेंट का बंद हो जाना, फेस पर कुछ झिनझिनाहट, कमज़ोरी महसूस होना, ये सिम्टम, ये कंप्लेन पेशेंट आके करते हैं। और इसका वजह और कारण को जो ठंड से जोड़कर देखने की बात आपने की, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण, ठंड में होने का सबसे बड़ा कारण बीपी का बढ़ना होता है। बीपी के जो पेशेंट सालों साल दवा खाते हैं, डॉक्टर के द्वारा एडवाइस भी किया जाता है कि आपको पूरे ज़िंदगी दवा खानी है और चेक कराते रहना है, लेकिन अवेयरनेस का कमी है अपने समाज में, जो इस ठंड से भी ज़्यादा इसका कारण है। और वो लोग कुछ दिन दवा खाकर छोड़ देते हैं, दवा नहीं खाते हैं। अब अज्ञानता के कारण ज़्यादातर ये बीमारी होता है। अब वे लोग, ठंड का मौसम आया, इसमें जो हम लोगों का नस है, भेन है, वो सिकुड़ता है, उसको भासो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब इस भासो कंस्ट्रिक्शन की वजह से बीपी बढ़ जाता है। ऐसे भी जनरली बीपी ठंड के मौसम में बढ़ता है, और जब भी ठंड के मौसम में बीपी बढ़ेगा तो फिर वो आपको ब्रेन में ब्लड का सप्लाई या तो कम कर देगा, या फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो हेमरेज हो जाएगा। ये दो तरह का होता है। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जो सबसे ज़्यादा है, और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, ये थोड़ा उससे कम है। इस्केमिक स्ट्रोक में पेशेंट का जो ब्रेन का नस है, भेन है, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्रेन सेल को जिस चीज़ का ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं ठीक से पहुँच पाता है। अब वो सेल डेड करने लगता है। अब जिस एरिया को वो इफेक्टेड किया है, उसके ही अनुसार आपका हाथ पैर में कमजोरी होना, स्पीच में सलरिंग होना, स्पीच बंद हो जाना, ये सब बहुत सारा सिम्टम इसका है। अनकॉन्शियस हो जाना, ये भी होता है इसमें। और दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस हेमरेजिक स्ट्रोक में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्रेन के नस को रप्चर कर देता है। अब वहाँ भी ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, जिसके कारण ब्रेन को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलना है, ऑक्सीजन के थ्रू जो पहुंचना है, वो कुछ नहीं मिल पाता है, और वहाँ भी ब्रेन का सेल डेड करने लगता है। अब धीरे धीरे जिस एरिया का सेल डेड करता है, उस
एरिया के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है बॉडी के, पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग पावर और हायर सेंटर तो ब्रेन ही होता है। बिल्कुल। अब वो काम नहीं कर पाता है वो अंग। अगर राइट साइड का जो हाथ पैर में वीकनेस है, बहुत सारे कहते हैं लेफ्ट साइड में है, तो ये सब फिर हम लोग सीटी स्कैन करके देख पाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, किस तरह का स्ट्रोक है। यही इसका किसी व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि, या उनके परिजनों को कैसे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है सामने वाला, इसको स्ट्रोक आया है, इसको पैरालिसिस हुआ है? क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? देखिए, मोस्टली इसमें पहले चक्कर आने लगेगा, सिर में दर्द, हेडेक बताएगा पेशेंट। अगर इसको टॉलरेट किया, उसको लगा कि किस वजह से है किस वजह से नहीं, तुरंत अगर अवेयर नहीं है, बीपी नहीं चेक कराया, तो फिर उसका कोई हाथ पैर में झिनझिनाहट शुरू होगा, उसके बाद वीकनेस शुरू होगा, हाथ पैर उठना बंद हो जाएगा, मरीज के स्पीच में सलरिंग आने लगेगा, वो साफ नहीं बोल पाएगा। इस तरह से धीरे धीरे ये सिम्टम और आगे बढ़ा तो पूरा ही एक साइड पैरालाइज हो जाता है। मुंह हाथ में भी कुछ टेढ़ापन या इस तरह कुछ? हाँ, ऐसा भी होता है, मुंह हाथ में भी थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है। ये स्ट्रोक के केस में भी आ जाता है। और अभी ठंड के मौसम में एक और भी बीमारी इससे संबंधित है, बेल्स पाल्सी बोलते हैं उसको, उसमें पूरा मुंह एक साइड घूम जाता है। ये सब लोग कहते हैं कि मुंह में फालिज मार दिया, ये बेल्स पाल्सी इसको बोलते हैं। उसमें आँख एक बंद होगा, एक नहीं बंद होगा, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही बीमारी है। और इसमें तो हम सबसे ज़्यादा दोष इस को देंगे कि लोग अवेयर नहीं, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अभी ठंड के मौसम में जो भी पेशेंट पहले से भी बीपी के हैं, वो भी अवेयर नहीं होते हैं, वो भी अपने आप को भगवान भरे से छोड़े होते हैं कि चलिए डॉक्टर के एडवाइस किया हुआ कोई भी मेडिसिन जो बोला गया कि हाँ भाई आप सालों साल खाइए, महीना 2 महीना पर एक बार चेकअप कराइए, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, उसके आवाज़ ख़राब होने लग गई, या हाथ पैर में जुनापन या सूनापन आने लगा, या हाथ पे जैसे बोले वीकनेस होने लगा, अगर इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो उनके परिजन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले नज़दीक में कोई भी प्रैक्टिशनर हो, उससे बीपी चेक करवाना चाहिए। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो एकदम इमीडिएट बीपी को कंट्रोल कर लेना चाहिए, और जितना जल्द किसी भी अच्छे फिजिशियन के पास वो पहुंच सके, जो उसके नियरिंग हो वहाँ वो पहुँचे, कंसल्ट करे, और फिर उनके बीमारी के अकॉर्डिंगली सीटी स्कैन या और भी टेस्ट, सोडियम पोटासियम वगैरह भी इसमें कम हो जाता है, ये सब टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज हो, तो ये एकदम लगभग 90% इसका रिकवरी रेट। अगर ये लोग लेट करते हैं, थोड़ा दिन देखे कि छोड़िए ऐसे ही हो रहा है, 24 घंटा देख लिए, 12 घंटा, कभी कभी धीरे धीरे भी अपना असर दिखाता है, और कभी इमीडिएट एक्यूट भी दिखाता है, तो फिर वो उसका इलाज थोड़ा टफ हो जाता है। क्या पैरालिसिस, जिसको पैरालिसिस हुआ है, क्या वो पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है? वो होता है, स्वस्थ होता है। वो डिपेंड करता है कि उसके ब्रेन का कौन सा एरिया कितना इफेक्टेड है, या हेमरेज है तो वो सिंपल हेमरेज है, या फिर मिड लाइन शिफ्ट है, तो इस पर डिपेंड। मिड लाइन शिफ्ट है तो उसमें चांसेस कम रहता है बचने का। अगर मिड लाइन शिफ्ट न है, हेमरेजिक एरिया भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, तो हेमरेज के पेशेंट भी ठीक होते हैं। अच्छा, ये ब्रेन हेमरेज या लकवा जो है, ये सर्दी के मौसम में अक्सर ज़्यादा लोग हो रहा है, किस तरह के लोगों को ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, और इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो हम पहले भी बताया कि ये ज़्यादातर बीपी के पेशेंट को ही होता है, जो पहले से बीपी के मरीज हैं और लापरवाही के कारण मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही ज़्यादातर मरीज। और कुछ न्यू डायग्नोस्ड भी हैं जिनको पता नहीं है कि उनको बीपी है, और अचानक बीपी बढ़ा
और या तो हेमरेजिक स्ट्रोक कराया या इस्केमिक स्ट्रोक कराया, ये ज़्यादातर होता है। हाँ, कुछ ऐसा केसेस है जिसमें हेमरेज वगैरह ट्रोमा से भी होता है, एक्सीडेंट से हुआ, ये गिर जाने से, रोड एक्सीडेंट से हुआ, इसमें भी होता है, लेकिन वो कम है, ज़्यादा ही। अच्छा, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कल रात को सही से खाना पीना खाकर सोए थे, रात में बाथरूम वगैरह जाने के लिए उठे और अचानक गिर गए और उनको पैरालिसिस हो गया। तो इस तरह रात में उठने वगैरह से लेके जो लोग उठते हैं, उन लोगों को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए उनको? देखिए, जो लोग भी 40+ हैं, उनको तो ऐसे ही कभी कभार बीपी चेक कराना चाहिए, शुगर चेक कराना चाहिए, क्योंकि चांसेस रहता है 40 के बाद ये सब होने का। अगर थोड़ा भी सिम्टम है, चक्कर आ रहा है, सर में दर्द है, हेवीनेस है, अनईजी फील हो रहा है, तो उनको तो और अवेयर रहना है कि भाई बीपी तो और आजकल हर चौक चौराहे पर लोग टेस्ट कर लेते हैं, वहाँ कराकर ज़रूर देखना चाहिए। तो पहले से सजग रहेंगे, बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी का दवा खाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई आगे उनको बीमारी नहीं होगा। अब बीपी का दवा न खाने के कारण ही ज़्यादातर ये होता है आपको स्ट्रोक का केस, पैरालिसिस का केस। तो कुल मिलाकर बात यही आती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि सर्दी का जब मौसम होता है तो बीपी का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, और ठंड के मौसम में, जो पहले आपने एक सवाल पूछा कि ठंड के मौसम में लोग बाथरूम गए और वहीं ऐसा घटना हुआ, तो इसका सबसे बड़ा वजह है कि बाथरूम में जाने पर ठंड ज़्यादा लगता है, और रात में कोई गए, बूढ़े आदमी हैं, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ और ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर स्ट्रेस पर भी बढ़ जाता है, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पर कहीं गए, गांव में थोड़ा दूर बाथरूम वगैरह होता है, उन लोगों के लिए और समस्या है कि वो थोड़ा दूर गए चलकर, उसमें ठंड लगा, तो बीपी वही प्रोसेस है कि जो आपके वेन का सिकुड़न जब होगा, भासो कंस्ट्रिक्शन प्रोसेस होगा, तो बीपी बढ़ जाएगा। जब बीपी बढ़ेगा तो स्ट्रोक करा देगा, पैरालिसिस करा देगा। यही कारण है कि ज़्यादातर रात में बाथरूम वगैरह जाने में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक्सपर्ट न्यूज़ के जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं अभी, क्या अपील रहेगी, किस तरह खान पान रखें और किस तरह का अपना ख्याल रखें ताकि इस तरह की बीमारियों से ठंड के मौसम में खासकर बच सकें? ठंड के मौसम में सबसे पहले तो ठंड से बचें। उसके अलावा जो भी लोग 40+ हैं, वो अपना बीपी चेक ज़रूर करा लें। ऐसे भी कोई सिम्टम नहीं है फिर भी एक बार चेक करा लें। कभी कभी हिडन भी रहता है, पता ही नहीं चलेगा सिम्टम कि कुछ है और अचानक आ जाएगा ऐसा। और ये नवंबर और दिसंबर में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मेरे तरफ से ये सलाह रहेगा कि खान पान में ज़्यादा मांसाहारी न खाए लोग, शाकाहारी भोजन का यूज करें लोग ज़्यादा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मटन वगैरह खाने से भी प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बीपी को इफ़ेक्टेड करता है। खान पान में ये ध्यान रखें, और मौसम का जो इफ़ेक्ट है, जो अचानक ठंड बढ़ता है, इसमें लोग अच्छा से जैकेट, स्वेटर ये सब इस्तेमाल करें। बाहर देर रात तक को बाहर न निकलें, या फिर आपको बाथरूम वगैरह जाना है तो पूरे हिफाजत के साथ ठंड से बच कर जाएं। ये सब है। खान पान में ज़्यादातर लोग रोटी का सेवन करें, कोई गरिष्ठ भोजन का सेवन न करें, फास्ट फूड का सेवन न करें, ये सब नुकसान करता है। और इस सब के कारण भी इस फ्री आप डिस्पोज फैक्टर, ये भी कुछ कारण है उस सब का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में थे एजी हेल्थ केयर के डायरेक्टर और नीमा के सचिव डॉक्टर SM मिन्नतुल्लाह सर। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।